हमने हिस्ट्री में कई इवेंट्स और अनप्रेसिडेंटेड बैटल्स, वॉर्स और एक्सोडस देखे हैं। ये इवेंट्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो हुए ही हैं, ग्लोबली भी कॉन्फ्लिक्ट्स हिस्ट्री में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दो व्यक्ति, समुदाय या देशों के बीच ही होते हैं। संघर्ष दो या दो से ज़्यादा देशों, दो या दो से ज़्यादा बिलीव्स या मान्यताओं, दो या दो से ज़्यादा धर्मों के बीच होना भी संभव है। कुछ एग्जाम्पल्स यदि देखें तो अमेरिका में व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में लगातार होते आ रहे कॉन्फ्लिक्ट्स जो दो से ज़्यादा देशों के बीच हैं, अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, जेरूसलम में तीन धर्मों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे जो लेट 1980s से शुरू हुआ था। यह है कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस का मामला। दरअसल अगस्त 15, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और इस पार्टीशन के बाद से ही कश्मीर और कश्मीर में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन को मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म से लेकर टेररिज्म तक का सामना लगातार करना पड़ता है। इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अब तक कश्मीर एक हॉट टॉपिक रहा है। इस रीजन के कारण इंडो पाक वॉर्स हुए और चाइना के साथ भी इंडिया ने इस रीजन को लेकर 1962 में लड़ाई की थी। दोस्तों, ये रीजन पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बीच में मौजूद है। क्योंकि इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के कारण जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम है और ये एक बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को अपना हिस्सा बताने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता आया है। कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस की कहानी हिंदू मुस्लिम हेट्रेड से जुड़ी हुई है, लेकिन इस बात को गुड न्यूज़ कहा जा सकता है कि अब ये तबका वैली में वापस आना शुरू हो चुका है। 2019 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के अंडर दिया गया स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट किया था, तब से कश्मीर डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है। इस वीडियो में दोस्तों हम कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस के रीजंस, उनके एक्सोडस और वापस लौटने की शुरुआत तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो के टॉपिक पर आने से पहले इंडिपेंडेंस के बाद कश्मीर के भारत से जुड़ने और आर्टिकल 370 को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। कश्मीर रीजन का कंटेम्प्रेरी फॉर्म जो हम आज देखते हैं, फर्स्ट सिख वॉर के खत्म होने और लाहौर और अमृतसर ट्रीटीज के वक्त यानी 1846 तक ट्रेस किया जा सकता है। इस वक्त ब्रिटिश रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्ट्रांग हो रहा था। ऐसे में कंपनी ने सिख एम्पायर के लीडर रंजीत सिंह को सक्सेसफुली चैलेंज किया और रिपोर्टेडली फोर्सफुली ट्रीटी ऑफ अमृतसर को 1809 में साइन करवा लिया। लेकिन ये ट्रीटी फॉर्मलाइज नहीं हुई। ये टसल चल रही थी और एंग्लो सिख वॉर हुआ। इस वॉर के खत्म होने के बाद 1846 में इस ट्रीटी को फॉर्मलाइज किया गया। इस तरह से एक टेरिटरी का नक्शा डिसाइड हुआ जिसे जम्मू एंड कश्मीर कहा गया। ब्रिटिशर्स ने इस रीजन को डोगरा किंग गुलाब सिंह को ₹75 लाख में बेच दिया। इस तरह से 1846 में रिवर इंडस के ईस्ट वर्ड और रिवर रवि के वेस्ट वर्ड के एक इल डिफाइंड हिमालयन किंगडम के राजा बने थे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह पहले से लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के रूलर थे और उन्होंने इस रीजन पर भी रूल करना शुरू किया। ये सिस्टम 1947 तक चलता रहा। इस अरेंजमेंट के कारण ब्रिटिशर्स को लेट 19th सेंचुरी में नदन साइड में इंडस और बियॉन्ड एरियाज में एडवांसमेंट करने के वक्त सेफगार्ड करने में हेल्प मिली। ब्रिटिशर्स की इंडियन कॉलोनी और रशियन और चाइनीज एम्पायर्स के बीच ये स्टेट एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल बफर जोन बना। गुलाब सिंह ने अपनी टेरिटरीज करीब 25 साल के डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन से बनाई। उन्होंने पंजाब के सिख एम्पायर से भी कई बार नेगोशिएशन किया। दोस्तों, ये बात पार्टीशन के पहले की है जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थी। 19th सेंचुरी में कुछ अटेम्प्ट्स किए गए ताकि जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्रीज डिसाइड की जा सके, पर क्योंकि जियोग्राफिकली कंट्री का नेचर अलग था और कई रीजन्स थे जहां ह्यूमन सेटलमेंट नहीं था, तो ये पर्पस डिफीट होता रहा। एग्जाम्पल के तौर पर फार नॉर्थ में महाराजा की अथॉरिटी रिपोर्टेडली सर्टेनली काराकोरम रेंज तक थी, पर उसके बियॉन्ड डिबेटेबल जोन था। ये डिबेटेबल जोन सेंट्रल एशिया का तुर्किस्तान और शिनजियांग रीजन था और ये बाउंड्री कभी डिमार्केट नहीं हुई। यही सिमिलर डाउट्स अक्साई चिन्ह की ओर भी रहे। हालांकि तिब्बत की ओर यानी ईस्टर्न साइड में डिलिनेशन प्रिसाइज है। इस कंफर्म बॉर्डर ने सदियों तक लद्दाख रीजन की ईस्टर्न बॉर्डर का काम किया है।
नॉर्थ वेस्ट की बाउंड्रीज 19th सेंचुरी के आखिरी दशक में तय हो गई थी, जब ब्रिटिश ने अफगानिस्तान और रशिया से पमीर्स रीजन में बाउंड्री को डिलिमिट कर दिया था। इसी दौरान गिलगिट, जो कश्मीर का हिस्सा माना जाता है, स्ट्रेटजिक कारणों से 1889 में स्पेशल एजेंसी बनाया गया, लेकिन टेरिटरी का एग्जिस्टेंस जो यूनाइटेड किंगडम ने गारंटी किया था, ब्रिटिशर्स के साउथ एशिया से 1947 में विड्रॉल के बाद वीक हो गया। 1947 में इंडिपेंडेंस के वक्त ब्रिटिशर्स ने कश्मीर की किंगडम के सामने पाकिस्तान या इंडिया में शामिल हो जाने के ऑप्शंस रखे। ये ऑप्शंस पाकिस्तान और इंडिया के एग्रीमेंट के हिसाब से थे। इसके अलावा एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट रहने का भी था, जो सर्टेन रिजर्वेशंस के साथ दिया गया था। इंडिपेंडेंस के वक्त हरी सिंह कश्मीर के राजा थे, जिन्होंने इनिशियली सोचा कि डिले करने से कश्मीर इंडिपेंडेंट रह सकेगा, लेकिन इवेंट्स तेजी से होने लगे। वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान की ओर से पाश्तून ट्राइब्समैन का इंटरवेंशन हुआ और कश्मीर के मुस्लिम पॉपुलेशन ने अंदरूनी रिवॉल्यूशन के कारण हरी सिंह को इंडियन यूनियन यानी इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अक्टूबर 1947 में साइन करना पड़ा। इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कश्मीर को डेमोग्राफिकली पाकिस्तान नेचुरल एक्सटेंशन मानता है, लोकलाइज वॉरफेयर होता है और यूनाइटेड नेशंस ने इंटरसेशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बनाई गई और दोनों देशों के बीच के कन्फ्रंटेशन को रोका गया। यह LOC हालांकि प्लेबिसिट तक रहना था, पर यह आज तक वैसी ही है। दोस्तों, प्लेबिसिट यानी जिस रीजन के बारे में डिसीजन लिया जाना है, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन से वोटिंग करवा कर जाना जाता है कि उन्हें क्या चाहिए। इसे प्लेबिसिट कहते हैं। दोस्तों, जब हरी सिंह ने एग्रीमेंट किया था, तब उन्होंने 1927 के एक लॉ के मुताबिक अपने रीजन के लोगों के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस मांगे थे। इसमें इंपॉर्टेंट प्रिविलेज ये था कि कोई भी आउटसाइड स्टेट में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा। कहा जाता है कि ये ब्रिटिशर्स को दूर रखने के लिए मांगा गया था। जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने हरी सिंह की कंडीशन को सब्जेक्ट टू फ्यूचर फाइनल सेटलमेंट तक एग्री कर लिया था। ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के सामने आया, जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम में लगी हुई थी। लंबे डेलिब्रेशन के बाद आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में जोड़ा गया, जो टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन के रूप में प्रोक्लेम किया गया। इस आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया, जो 1954 में एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर के साथ ग्रांट किया गया। दोस्तों, 2 साल पहले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसी आर्टिकल को स्क्रैप किया है, लेकिन इस बात का कश्मीरी पंडित एक्सोडस से क्या संबंध है? दोस्तों, पार्टीशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर की सोशियो पॉलिटिकल स्थिति का कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस से डायरेक्ट संबंध है। यदि एक लाइन में कहा जाए तो कश्मीरी हिंदूज या पंडित्स अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर वैली को छोड़ रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद से ही कश्मीर में शांति नहीं रही। पाकिस्तान की इंसर्जेंसी, राइज ऑफ मिलिटेंसी और एंटी इंडिया एटीट्यूड के कारण कश्मीर में माहौल बिगड़ता रहा। दोस्तों, कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस के बारे में कई बुक्स हैं और टेस्टिमनीज हैं, जो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू आइडियोलॉजीज के कारण उन पर हुए अत्याचारों को बताती हैं। दोस्तों, कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस यानी मास इमिग्रेशन टू इंडियन स्टेट्स यूं तो जनवरी और मार्च 1990 के बीच शुरू हुआ था, लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिम्मेदार हैं। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हुई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC की लीडरशिप उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथों में थी, जिन्होंने 1983 इलेक्शंस जीतकर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट संभाली। लेकिन केवल 2 ही सालों में सेंटर ने NC से ब्रेकअप कर लिया और डिसिडेंट गुलाम मोहम्मद शाह को चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिसअफेक्शन पैदा हुआ। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF में एक्टिविटीज़ अचानक तेज हो चुकी थीं और मिलिटेंट लीडर मकबूल भट्ट की 1984 में हैंडिंग ने कुछ गलत या बुरा होने के सेंस को और गहरा कर दिया था। 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले और जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, उसका असर कश्मीर में भी महसूस किया गया था। उस दौरान अनंतनाग में तब के कांग्रेस लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू मंदिरों, शॉप्स और प्रॉपर्टीज पर कई अटैक्स हुए। ये हिंदूज कश्मीरी पंडित्स थे। इन अटैक का ब्लेम मुस्लिम्स पर नहीं बल्कि सेपरेटिस्ट और सेक्शनिस्ट पर डाला गया था। 1986 में जब शाह की सरकार का ऑपोजिशन बढ़ा तो राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला को CM बनाया। इस तरह से रिपोर्टेडली 1987 के रिग्ड इलेक्शन के कारण जब अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट बनाई तो मिलिटेंट्स के लिए ये टर्निंग पॉइंट था
और उन्होंने एग्रेसिव स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया जाने लगा और 1989 में सितंबर 13 को वैली के बीजेपी लीडर टीकालाल तापलू को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद एक रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू, जिन्होंने मकबूल भट्ट को मृत्युदंड दिया था, उन्हें भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के सामने नवंबर 4, 1989 को गोली मार दी गई। जर्नलिस्ट लॉयर प्रेमनाथ भट्ट को भी अनंतनाग में दिसंबर 27, 1989 में गोली मार दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त दोस्तों कश्मीरी पंडित्स की हिट लिस्ट सर्कुलेशन में थी। इस दौरान पैनिक का माहौल था, तभी एक लोकल न्यूज़पेपर के अनोनिमस मैसेज पब्लिश किया जिसमें कश्मीरी पंडित्स को वैली से चले जाने के लिए कहा गया था। ये मैसेज अलिजिडली हिजबुल मुजाहिदीन का था। जनवरी 19, 1990 को बात हद से आगे बढ़ गई। इस वक्त तक फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट डिसमिस थी और गवर्नर का रूल इम्पोज था। कई एमिनेंट कश्मीरी पंडित्स के अकाउंट से मालूम होता है कि मॉस्क्यूज से लाउडस्पीकर्स पर थ्रेटनिंग स्लोगन स्प्रेड किए जाते थे और रोड्स और जगहों जगहों पर कश्मीरी पंडित्स को वैली से जाने के लिए कहा जाने लगा था। स्पीचेस दी जाने लगी जिसमें प्रो पाकिस्तान और इस्लाम की सुप्रीमेसी की बातें की जाती थी और हिंदुइज्म के अगेंस्ट स्टैंड होता था। कई कश्मीरी पंडित्स मारे भी गए। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा और जनवरी 20, 1990 को फर्स्ट स्ट्रीम ने वैली छोड़ना शुरू किया। दोस्तों कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति यानी KPSS के मुताबिक जनवरी 1990 में 75,343 कश्मीरी पंडित फैमिलीज वैली छोड़कर चली गईं और 1990 से 1992 के बीच 70,000 और लोग वैली से चले गए। ये एक्सोडस 2000 तक चलता रहा। KPSS के मुताबिक 1990 से 2011 के बीच 399 कश्मीरी पंडित्स की मिलिटेंट्स के हाथों किलिंग्स हुई हैं। करेंटली वैली में करीब 800 कश्मीरी पंडित की फैमिलीज बाकी हैं। लेकिन दोस्तों ये ट्रेंड आर्टिकल 370 की स्क्रैप होने के बाद चेंज होता नजर आता है। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कश्मीर में हॉस्टिलिटी अब भी बाकी है। 1990s के बाद से 2019 तक करीब 3800 कश्मीरी माइग्रेंट्स वापस वैली में लौट चुके हैं। इसके अलावा आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से 520 लोग वापस लौटे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के पैकेज के अंडर जॉब ले सकेंगे। ये बात दोस्तों मार्च 17, 2021 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताई थी। गवर्नमेंट ने यह भी बताया था कि इस साल करीब 2000 और माइग्रेंट्स के लौटने की संभावना है। ये रिस्पॉन्स कश्मीरी पंडित से रिलेटेड एक सवाल पर दिया गया था। रिसेंटली जुलाई 2021 में द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन में 6000 ट्रांजिट एकोमोडेशंस को बनाने का काम तेज कर दिया गया है और कश्मीरी पंडित्स को रजिस्टर किया जा रहा है ताकि कम्युनिटी का वैली में देश के अलग अलग हिस्सों से आना शुरू हो सके। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन यानी DMRR&R की एक मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुलाई 2021 में ऑफिशियल्स को डायरेक्ट करते हुए कहा था कि कश्मीरी पंडित्स कम्युनिटी के रिटर्न को फैसिलिटेट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और देश विदेश के कई हिस्सों में बहुत सारी फैमिलीज हैं जो घर लौटना चाहती हैं और रजिस्टर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज रोल आउट की जानी चाहिए। वैली के हिस्सों में 6000 ट्रांजिट एकोमोडेशन के अलावा गंदरबल, सोफियान, बंदीपोरा और नॉर्थ कश्मीर में बारामुल्ला और कुपवारा में 1200 और ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा ऑफिशियल्स के मुताबिक 2744 मोर यूनिट्स के लिए लैंड आइडेंटिफाई की जा चुकी है जो 7 लोकेशंस पर होंगी। PM पैकेज के अंडर कश्मीरी पंडित्स का रिहैबिलिटेशन शुरू तो हुआ है पर यह अब भी मुश्किल है क्योंकि कई सारे फैक्टर्स इसमें एक साथ प्ले करते हैं। वैली में लौटने की विश पिछले 30 सालों में डिमिनिश नहीं हुई है, लेकिन ये एक आइडिया है जो रियल एम्बिशन में रेयरली कन्वर्ट होता है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स प्रॉमिस तो करती आई हैं पर ऑन द ग्राउंड सिचुएशन ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। पिछले 2 दशकों में कश्मीर में पंडित्स को रिसेटल करने के एफर्ट्स में घेटो लाइक स्ट्रक्चर्स कई हिस्सों में बनाए गए हैं जो कॉन्सर्टिना वायर और हैवी सिक्योरिटी के बीच हैं। ये नॉर्मल लाइफ को इम्पॉसिबल बनाते हैं। कम्युनिटी में एक एक्यूट रियलाइजेशन भी रिपोर्ट किया जाता है कि वैली अब वैसी नहीं है जैसी वो लोग 1990 में छोड़कर आए थे। कई केसेस में उनकी प्रॉपर्टी या तो तुरंत वैंडलाइज की गई या कश्मीरी मुस्लिम्स को बेच दी गई। कई डिसरिपेयर का भी शिकार हो गई।
हालांकि बीजेपी अब भी कश्मीरी पंडित्स के वैली में रिटर्न को प्रॉमिस करती हैं। वैली के मुस्लिम्स भी पंडित्स के रिटर्न को एसेंशियल मानते हैं, पर सिक्योर्ड कैंप में इजराइल लाइक ज्यूइश सेटलमेंट ऑन द वेस्ट बैंक का रेप्लिकेशन नहीं चाहते। दोस्तों, आने वाला वक्त ही कश्मीरी पंडित्स के फेट को डिसाइड करेगा। करेंटली एफर्ट्स जारी हैं और उनके लौटने को लेकर फिर उम्मीद नजर आती है। दोस्तों, आपके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे कौन से स्टेप लेने चाहिए जिससे एक बेहतर तरीके से कश्मीरी पंडित्स को फिर से वैली में लेके आया जा सके, और जब वो वैली में लौटें तो उनको आइसोलेशन भी ना महसूस हो? आप कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।